आज तक मैं हूं गौरव सावंत। दंगल में इस वक्त की बड़ी खबर, ओमिक्रॉन भारत में आ गया है। जिसका डर था, जिसकी आशंका थी, वो हो गया है। भारत में भी ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। ये एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का और दोनों ही मरीज कर्नाटक के हैं। एक 66 वर्ष के पुरुष में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, दूसरा 46 वर्ष के एक पुरुष में ओमिक्रॉन वेरिएंट की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन के दोनों मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी उनके संपर्क में कौन कौन लोग आए, इसकी पहचान कर ली गई है और अब उन लोगों की भी टेस्टिंग हो रही है। सरकार ने यह दावा किया है कि ओमिक्रॉन के खतरे वाले देशों से आ रहे हवाई यात्रियों को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन क्या यह तैयारी पूरी है? क्या अब ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद भारत में और कड़ाई की जरूरत है? इन सारे पहलुओं पर हम विस्तार से बहस की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड है, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं और हमारा फोकस होता है कि उस माइल्ड सिम्टम के लेवल पर ही बेस्ड ऑन आवर प्रोटोकॉल हम उसको इंसाकॉग नेटवर्क के द्वारा कैच करके उनको ट्रीटमेंट और उसका फॉलोअप करें। तो अभी जितने भी केसेस इस देश में पाए गए हैं और इवन जितने भी केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं, उसमें अभी सीवियर सिम्टम्स नोट नहीं किए गए हैं और WHO ने कहा है कि उसकी इमर्जिंग एविडेंस को स्टडी किया जा रहा है। सर वुड एक्सप्लेन फर्दर, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे एयरपोर्ट पर जो नेटवर्क हमने एस्टैब्लिश किया है, तो जो भी एट रिस्क कंट्रीज से फ्लाइट्स आती हैं उनको हम सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उन सबका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR टेस्ट में जो कि पिछले 24 घंटे का जो डिटेल हमने आपके सामने सबमिट की है, उसके हिसाब से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है, ऑटोमेटिकली उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल लेकर हर एयरपोर्ट को हमने लिंक किया है एक पर्टिकुलर होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से, जहां पर वो सैंपल भेजा जाता है और उसकी टेस्टिंग रिजल्ट आते ही उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। जो इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके ऊपर निगरानी बढ़े, साइंटिफिक अप्रोच से उनकी टेस्टिंग हो, उनकी ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार कंट्री के अंदर क्लस्टर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, केसेस, इनके ऊपर भी बहुत कड़ाई से और बहुत इंटेंसिटी से उसके ऊपर काम हो रहा है और उस काम को और परफेक्ट करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करी गई है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयरनेस को भी चिन्हित किया गया है और इस काम में आगे तैयारी जो होनी चाहिए, जो हो रही थी, उसमें भी इंटेंसिटी लाई गई है। किसी भी वेरिएंट को अल्टीमेटली बॉडी में अंदर आना है तो ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करेगा। ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है और इस वैक्सीन को अपनाना हमारे लिए और भी लाजमी हो गया है। हमारे देश ने इसको कभी हटाया नहीं, कम नहीं किया, इसके ऊपर एम्फेसिस हमेशा रहा है। और हमने देखा अभी कि जिन देशों ने इसके बारे में अपने आप को लाइटली लिया, वो वहाँ पे मुश्किल हुई और वो इस पे वापस आ रहे हैं, ऑफिशियली भी वापस आ रहे हैं। जो एम्फेसिस वो नहीं दे रही थी वो समाज, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया है। तो हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का, उसके 2 मामले भारत में भी हैं। भारत में कर्नाटक में दोनों मामले डिटेक्ट हुए हैं और
अब कांटेक्ट ट्रेसिंग चल रही है, लेकिन क्या यह बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है कोरोना वायरस का? बड़ी बात क्या कही स्वास्थ्य मंत्रालय में? हम आपको 3 बड़ी बातें बताते हैं। डोंट लेट योर गार्ड डाउन, ये बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है, यानी कड़ाई बहुत जरूरी है, मास्क पहनना लगातार बहुत जरूरी है, हाथ धोना बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत जरूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना। और ये 5 गुना ज्यादा जो डेल्टा वेरिएंट था या कोरोना वायरस के जो अलग अलग वेरिएंट थे उनसे ज्यादा 5 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। डॉक्टर अरविंद कुमार मेदांता अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम डॉक्टर्स की भी जुड़ रही है, एक्सपर्ट्स की भी जुड़ रही है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर अरविंद कुमार, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, 2 मामले भारत में आ गए हैं, कर्नाटक में है दोनों, क्या अब यह बहुत तेजी से फैल सकता है? इसका खतरा बड़ा है? यह तेजी से फैल सकता है। डॉक्टर साहब शायद तो आप म्यूट पर हैं, आप अपना म्यूट बटन थोड़ा ऑफ करके फिर। एक सेकेंड, अब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल तेज और स्पष्ट आ रही है डॉक्टर साहब। जी जी, तो आपका सवाल था कि क्या यह तेजी से फैल सकता है? तो जो हमको साउथ अफ्रीका से अब तक सूचना मिली है उसके अनुसार जो जीन सीक्वेंसिंग में डिफरेंस के अलावा जो क्लिनिकल बिहेवियर में मेजर डिफरेंस है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है। यह एक नेगेटिव न्यूज है। और जो दूसरी पॉजिटिव न्यूज जो अभी बहुत अर्ली है वो ये है कि ज्यादातर केसेस जो हैं वो माइल्ड वैरायटी के। इनफैक्ट आज सुबह की खबर ये है साउथ अफ्रीका से कि पिछले 24 घंटे में उनके डेली नंबर ऑफ केसेस तो दुगने हो गए हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल एडमिशन रेट है वो कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है, जिसका मतलब कि जो पहले 24-48 घंटे का एक्सपीरियंस है वो ये है कि केसेस ज्यादा हो रहे हैं, इन्फेक्टिविटी हाई है, लेकिन शायद, और मैं ये दोबारा वर्ड यूज करूंगा, शायद वो माइल्ड डिजीज कॉज कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि मतलब 2 केस कर्नाटका में डिटेक्ट होना यह चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अगेन हमें घबराने की या पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यह समय, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है, डोंट लेट योर गार्ड डाउन। जो वैक्सीन थी उस पर जिन लोगों ने अभी सेकेंड डोज नहीं लगवाई है वो कृपया इसको वैक्सीन लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल करते रहें, हाथ धोने को बिल्कुल ना छोड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो एक तरफ वैक्सीन और एक तरफ जो 3 इसके पिलर्स हैं, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, इस समय यही 2 चीजें हमारा सबसे बड़ा हथियार हैं। और ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा कि जो 2 कर्नाटका में केसेस डिटेक्ट हुए हैं उनके कॉन्टैक्ट्स की बहुत जल्दी ट्रेसिंग होनी चाहिए और उनको तुरंत आइसोलेट किया जाना चाहिए, ताकि अगर हुआ भी है तो एक क्लस्टर के अंदर अगर इसको कंटेन कर लिया जाए और बाकी एरियाज में फैलने से रोक लें तो आई थिंक ये एक स्थिति कंट्रोल में आ सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा, अभी हम लोग लव अग्रवाल को सुन रहे थे, जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ, उन्होंने यह भी कहा कि ये डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो अगर आम आदमी की भाषा में बात करें इसका मतलब क्या है? और ऐसे में क्या मास्क के अलावा कोई और प्रिकॉशंस भी है? जी, मैंने आपको अभी बताया कि साउथ अफ्रीका से भी यही खबर है कि उनके डेली केसेस जो हैं वो डबल हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में उनके यहां 8,500-9,000 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जबकि उससे पहले पिछले 24 घंटे में ये 4,000 थे। तो यह शो करता है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि एडमिशन रेट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है। तो जो प्रारंभिक खबर साउथ अफ्रीका से है वो ये है कि इसके चांसेस डिजीज के फैलने के ज्यादा हैं, लेकिन शायद यह बीमारी माइल्डर फॉर्म की है, ऐसा प्रारंभिक सूचना है। बट मैं ये कहूंगा कि हमें ना इस सूचना से बहुत परेशान होना चाहिए, ना हमें कॉम्प्लेसेंट होना चाहिए। हमें मास्क,
सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और वैक्सीनेशन लगवाना, इन 4 चीजों पर अपना सारा ध्यान और अगर हम केंद्रित वैक्सीनेशन करना लगवाने चाहिए। के स्तर की बात करें, गति की बात करें, तो आज सरकार ने भी यह दावा किया कि 125 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर हो गई है। अगर इसका ब्रेकडाउन करें तो करीब 84% भारत की जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसको 1 डोज लग गया है, लगभग 45% को सेकंड डोज लग गया है। यह सरकार ने आज दावा किया। पहली बात, शशांक जोशी सदस्य कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोशी साहब, क्या महाराष्ट्र सरकार की अभी भी यह मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट इंपैक्टेड देशों से रोकी जाएं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें? क्योंकि सरकार ने आज यह साफ किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके पक्ष में नहीं है। हेलो जी जोशी साहब, आपका प्रश्न क्या था? क्या महाराष्ट्र सरकार इस पक्ष में है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट इंपैक्टेड देशों से रोक दी जाए? नहीं, हमारा तो कहना 3 चीज है कि उससे तो कोविड ओमिक्रॉन नहीं रुकेगा, लेकिन जो स्क्रीनिंग है एयरपोर्ट्स पे सबसे सख्ती से होनी चाहिए और हमको स्ट्रिक्ट और सेफ रहना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमने विमान सेवा बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला है। हमने इतना ही बताया है क्योंकि एयरपोर्ट भी ट्रांसमिशन होप नहीं होना चाहिए। तो जल्द से जल्द हमारे जो लोग भारत वंश में आ रहे हैं उनका स्क्रीन करके उनका डायग्नोसिस त्वरित करे और उनको होम क्वारंटाइन करके उनके ऊपर सख्त निगरानी रखे, क्योंकि ये वायरस इंपोर्टेड वायरस है। तो हमको हमारे देश में भी आ चुका है, लेकिन हमको डबल मास्किंग और वैक्सीनेशन छोड़ के जो इनबाउंड हमारे ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं और अभी बहुत पैमाने में एंट्री होगी, बंगलोर होगा, मुंबई होगी, दिल्ली होगी, वहां से जो लोग आएंगे उनके ऊपर सख्त निगरानी रख के उनका स्क्रीन करके RT-PCR करके उनका एक विजिलेंस रखना चाहिए 7 से 14 दिन के लिए, सो दैट कोई भी जो आए उनको आइसोलेट करके उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, ज्यादा घातक नहीं है। ट्रांसमिसिबल जरूर ज्यादा है, लेकिन उसका जो अभी भी संकेत दिखते हैं पूरे दुनिया में वो माइल्ड डिसीज है। 2 से 4 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कि कितना घातक है, लेकिन ये बहुत फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन होने से, और ये एक ही स्ट्रेन है जो डेल्टा को खतरा पैदा होता है। डेल्टा ये सबसे डोमिनेंट स्ट्रेन है पूरा दुनिया में, और डेल्टा का जो उगम था वो भारतवंश में हुआ था। इसलिए डेल्टा को खतरा सिर्फ ये ओमाइक्रॉन से है, और ये खतरा बचाने के लिए ये स्ट्रेन सिर्फ बाहर से ही आ सकता है। तो हमको इनबाउंड ट्रैवलर्स के ऊपर जितनी सख्ती से स्क्रीनिंग करेंगे और जितने ऑनेस्टली हम उनको क्वारंटाइन करेंगे घर में और उनके ऊपर निगरानी रखेंगे, उतने ही ज्यादा हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और मास्किंग, हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरा टीका लगाना ये अनिवार्य है। और जिसको आप कर भी रहे हैं, अनिवार्य रूप में आप कर भी रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक जसलोक अस्पताल से जुड़ गए हैं। डॉक्टर पारिक, आप लगातार ये कहते आ रहे हैं कि कोविड का टीकाकरण मैंडेटरी करना चाहिए, चाहे उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता हो। क्या अब वो स्थिति आ गई है कि कड़ाई से दूसरा डोज और संभवतः जब उचित समय हो तो बूस्टर डोज की बात की जाए? सरकार ने आज जब कहा कि भारत में भी अब ये 2 मामले आ गए हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या केवल 2 मामले हैं, कंटेन हो जाएंगे, या जिस तेजी से फैल रहे हैं अभी हमको इसके फैलाव का देखना है कि कितना तेजी से फैलता है ये? तो गौरव, आपके 3 सवाल थे। तीसरे सवाल का जवाब मैं पहले देता हूं। मुझे तो लगता है ये काफी समय से है, काफी समय यानी काफी दिन से इधर है। अभी डिटेक्ट 2 केसेस हुए हैं, उसका अर्थ ये एक ही है कि ये पहले ही आ गया है इधर, लेकिन वो स्पेकुलेशन की बात है। आपका पहला सवाल ये था कि अभी वो समय आ गया है वैक्सीन मैंडेट के लिए। मुझे लगता है वो समय कभी का आ चुका था। वो समय अभी 2-3 हफ्ते से पहले का है। लेकिन बूस्टर डोज देना बहुत ही जरूरी है। हम जब ये सोचते हैं कि पहले हम 80% को दूसरा डोज देंगे और उसके बाद सोचेंगे, मुझे लगता है कि जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बूस्टर और सेकेंड डोज साइमल्टेनियसली देना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने ऑलरेडी बताया है कि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, वो 500% ज्यादा जल्दी फैल सकता है जी। लेकिन डेल्टा वेरिएंट से हमको एक समझते हैं कि जिसको 1 डोज मिलता है उसको करीब 30% एफिकेसी रहती है।
वैक्सीन की, दूसरा डोज मिलता है तो 79% उसकी एफिकेसी होती है, और जो बूस्टर मिलता है तो 95% उसकी एफिकेसी होती है। तो बूस्टर देना बहुत ही जरूरी है। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं गौरव, एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है ये वेरिएंट के बारे में। 5 चीजें को हमको देखना चाहिए। एक, जैसे आपने बताया, कितना जल्दी फैलता है। दूसरा, ये कितना कठोर है। तीसरा, ये कितना डिटेक्टेबल है। फोर्थ, वैक्सीन का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है। और फाइनली, ट्रीटमेंट का क्या है। पहले तो बहुत चर्चा हो गई है, क्लियर है। साउथ अफ्रीका में हमने 4 दिनों में देखा था कि 90% से ज्यादा जो नए केसेस आते थे, जब जीनोमिक सीक्वेंसिंग होता था, तो वो ये वेरिएंट के थे। ये वेरिएंट को नाम मिलने के पहले भी हमको पता था। कठोर कितना है वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए, कोई भी बीमारी होगी ना, तो पहले दिनों में वो माइल्ड रहती है, ऐसे नहीं होता है कि पहले दिन से सीवियर रहती है। तो अभी उसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान है कि ये कितना कठोर हो सकता है। अभी तक तो माइल्ड लग रहा है। तीसरा, ये डिटेक्टेबल है, कितना डिटेक्टेबल है हम बिल्कुल जानते नहीं। आरटीपीसीआर में कितने केसेस हम पकड़ रहे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन कितने केसेस उसको एस्केप करके निकलते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन और अभी तो सरकार ने दावा किया, डॉक्टर लव अग्रवाल जो कह रहे थे, डॉक्टर अरविंद कुमार, कि आरटीपीसीआर टेस्ट में ये निकल रहा है, तो इसीलिए टेस्टिंग बहुत आवश्यक है कि तेजी से टेस्टिंग होती रहे। और इसीलिए जो कोविड इंपैक्टेड देशों से लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग मैंडेटरी कर रहे हैं एयरपोर्ट्स पर। क्या यही सबसे उचित कदम है इस समय? ये उचित कदम बिल्कुल है, लेकिन जरूरत इसकी है कि इस कदम को बहुत ज्यादा सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए। और कोई भी व्यक्ति, देखिए, हमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखने होंगे। आप में सब जानते हैं कि कभी कभी एयरपोर्ट्स पर लोग कुछ न कुछ तरीके अख्तियार करके इसको बाईपास कर लेते हैं। तो यह एक ऐसी सीरियस स्थिति है कि अगर 1-2 व्यक्ति ने भी किसी तरह से इसको बाईपास किया और वो कम्युनिटी में आ गया और उसने वो इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फिर उसको फैलने से हम किसी तरह से रोक नहीं सकते। तो मेरा तो मानना है कि फ्लाइट्स पर रेस्ट्रिक्शन सबसे इफेक्टिव तरीका है, लेकिन उसके अपने नुकसान हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब तक हम वो करने का फैसला ना लें, क्योंकि वो फैसला सरकार को बहुत सारी चीजें देख करके लेना होगा, उसको एकदम से नहीं कर सकते, तब तक सख्ती को बहुत ही सख्त तरीके से कि एक भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तबके का क्यों ना हो, वो एयरपोर्ट से बिना अपने सर्वेलेंस के, बिना आरटीपीसीआर टेस्टिंग के निकल ना जाए। नहीं, लेकिन डॉक्टर अरविंद कुमार, क्या आपका ये मत है कि फ्लाइटों को अभी रोक देना चाहिए? क्योंकि इस पर भी थोड़ी सी राजनीति हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्लाइट्स को क्यों नहीं रोक रही है सरकार, जो सेकेंड वेव में हमने देखा, हम ऐसी स्थिति में क्यों जाए दोबारा? एक, क्या वैसी स्थिति आने का अंदेशा है, डर है? और दूसरा, क्या फिलहाल जैसे कुछ देशों ने फ्लाइट्स रोक दी है, जापान ने पूरी तरह से फ्लाइट्स रोक दी हैं, यूरोप के कई देश फ्लाइट रोक रहे हैं, क्या हमें भी ऐसा करने की आवश्यकता है? देखिए, मुझे सेकेंड वेव की इतनी कठोर यादें हैं कि मैं किसी भी कीमत पर अपने को या देश को उस तरह की एक दूसरी या तीसरी वेव से पास होते हुए हरगिज नहीं देखना चाहूंगा। और उसके लिए आज की तारीख में मैं ओवर रिएक्ट करने को तैयार हूं, रादर देन अंडर रिएक्ट, और बाद में हम उसमें पछताएं। तो इसको यहाँ से रोकने और फैलने से रोकने के लिए मैं आज कठोरतम कदम उठाने के फेवर में हूं, बजाय इसके कि आज हम थोड़ी सॉफ्ट अप्रोच लें और कल जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगे तब हमें कोई कठोर कदम फिर से न चाहते हुए भी उठाना पड़े। तो मैं आज ओवर रिएक्शन के फेवर में हूं। मेरा शशांक जोशी जी, आप तो कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं, क्या आपका भी यही आकलन है? आपने मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार को सुना, वो कह रहे हैं बेटर सेफ देन सॉरी, आज ही लगा दो रिस्ट्रिक्शन अगर आवश्यकता है, ताकि सेकंड वेव वाली स्थिति दोबारा किसी भी परिस्थिति में ना आ जाए। जी शशांक जी।
शशांक जी, आपका ऑडियो, हम एक बार दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करते हैं, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। लेकिन डॉक्टर पारिक, आपका क्या आकलन है, क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर किसी तरह का फिलहाल चाहे शॉर्ट स्पैन के लिए अंकुश होना चाहिए, या फिर आप जैसे ही फ्लाइट्स फिर खोलेंगे आप उसको डीले कर सकते हैं, आपको कुछ डील तो करना ही पड़ेगा? देखिए, मेरी राय ये है गौरव जी कि अभी तक वो समय नहीं आया है कि हमको इंटरनेशनल फ्लाइट को रोकना चाहिए। लेकिन एक बात समझना, एक बहुत सीधी बात है, वो समझना बहुत जरूरी है। जब समझो कोई पुलिस कमिश्नर खड़ा रह के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के बोलेगा कि मैंने इस साल 20 चोर को पकड़ लिए हैं, वो भाई ठीक है, लेकिन कितने को नहीं पकड़े तो कोई नहीं जानता ना। जो हम नहीं पकड़ते हैं आरटीपीसीआर को, उसके बारे में हमको कोई खबर नहीं है। और आरटीपीसीआर का काफी बड़ा रेट है फॉल्स नेगेटिव का, वो अलग बात है। तो कितने लोग आरटीपीसीआर से एस्केप होते हैं, क्योंकि ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है कि भाई मैं तो एकदम सुरक्षित हूं, वो सवाल हमको आंसर करना चाहिए। वैक्सीन कितनी इम्यूनिटी दे रही है वो हमको अभी तक पूरा पता नहीं है। हमको ये पता है कि अनवैक्सीनेटेड लोगों में ज्यादा है, लेकिन वैक्सीन की इम्यूनिटी कितनी हम नहीं जानते हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी नहीं जानते। तो काफी चीजें हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है ये कितना कठोर है। ये अगर कठोर होगा तो बहुत मुसीबत है, ये नहीं होगा तो शायद डेल्टा प्लस वेरिएंट को हिला देगा और शायद अच्छी भी बात हो सकती है। लेकिन ये जो सरकार ने आदेश दिया है इस समय, शशांक जोशी जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, कि जो यात्री है उनका कंपल्सरी आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, हर सैंपल जो पॉजिटिव होगा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाएगा, 7 डे होम क्वारंटीन, 8th डे फिर टेस्ट अगर नेगेटिव है, लेकिन 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, इसीलिए रिकमेंड गवर्नमेंट करती है कि 14 दिन होम क्वारंटीन में रहे। क्या ये उचित कदम है या ये कम है? नहीं, ये उचित कदम है और ज्यादा सख्त कर सकते हैं, लेकिन जितना स्ट्रिक्ट रहेंगे पहले 2 महीने में उतना ज्यादा फायदा भारत वंश को होगा, क्योंकि हम फिर वो पोर्ट ऑफ एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो हम यही दरख्वास्त करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कि जितने आप इनवर्ड लोग आ रहे हैं, और पूरे दुनिया को, क्योंकि कोई हाई रिस्क नॉन रिस्क नहीं है, जितने लोग आ रहे हैं वो सबका आरटीपीसीआर करके सबको होम क्वारंटाइन करना चाहिए, और 7 दिन के बाद इवेल्युएट करके प्रेफरेबली 14 डे क्वारंटाइन करना चाहिए। उससे हम अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब से सहमत हूँ कि जो हमने देखा है सेकंड वेव में, उसका बिल्कुल दोहराना नहीं चाहिए। अभी भी ये हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये इंपोर्टेड वायरस है, इसलिए जितने हम प्रतिबंध एयरपोर्ट पे लगाएंगे उतनी फायदा है। और एयरपोर्ट पे भी हमको ये देखना चाहिए कि वहां पे भी ट्रांसमिशन नहीं हो, तो वहां पे एक स्मूथ हैंडलिंग के लिए फ्लाइट स्टैगर करना चाहिए, इसेंशियल फ्लाइट्स ही अलाउ करना चाहिए। और थोड़ा उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक अभी सर्कुलर जारी किया है कि जो रेगुलर एयरफेयर चालू करने वाले थे वो आप 15 दिसंबर को वो भी उन्होंने स्थगित कर दिया है। तो जितने हम फ्लाइट कम कर सकते हैं उतना हमको ज्यादा फायदा होगा इससे, क्योंकि हमको भारत को बचाना है। क्या ऐसा अंदेशा है? अभी तक जितनी जानकारी है, हम लोग डरा नहीं रहे हैं, हम केवल सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या जो सेकेंड वेव में हमने भारत में देखा, अस्पतालों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर तक बीमार, हेल्थ केयर वर्कर्स बीमार, क्या यह अंदेशा है डॉक्टर कुमार कि वैसी स्थिति इस वेरिएंट के साथ भी आए? अभी तक जो जानकारी है नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल कोई भी मतलब अनसाइंटिफिक या जो तथ्यों पर आधारित ना हो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैं डॉक्टर पारिक की बात को रिपीट करूंगा कि इन्फेक्टिविटी एक इशू है, सीरियसनेस ऑफ द डिजीज दूसरा इशू है, मोर्टेलिटी उसका तीसरा इशू है, और वैक्सीन का कितना असर है ये चौथा इशू है। ये 4 मेन मुद्दे हैं जो डिटरमिन करेंगे कि ये कितना सीरियस प्रूव होगा। अभी हमें सिर्फ पहले वाले के बारे में जानकारी है कि ये 5 गुना या उससे ज्यादा इन्फेक्शस है, और दूसरे के बारे में स्पेकुलेशन है, अर्ली डेज है कि शायद ये माइल्ड डिजीज कॉज कर रहा है। अभी कुछ दिन के बाद वो डिजीज माइल्ड ही रहेगी या सीरियस होगी, मोर्टेलिटी कितनी होगी, आईसीयू में क्या होगा, और वैक्सीन का कितना इफेक्टिवनेस है, इसके बारे में अभी हमें कोई पक्का जानकारी नहीं है। शायद अगले 2 हफ्तों में ये क्लियर होगा। तो
तो जब तक वो जानकारी ना मिले तब तक यह कितनी सीरियस थ्रेट पोज करेगा और कैसा रूप लेगा, इसके बारे में कुछ भी कहना मेरे ख्याल से अभी प्रीमैच्योर होगा। ठीक है डॉक्टर पारेख, यूरोप में जो हो रहा है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आज ये आकलन भी हुआ कि भारत की क्या स्थिति है, दक्षिण एशिया की क्या स्थिति है, साउथ ईस्ट एशिया जिसे कहा लव अग्रवाल ने, और यूरोप की क्या स्थिति है। तो वहां पर 70% 2.75 लाख केसेस निकले हैं, 29,000 डेथ्स ईयू में रिपोर्ट हुई है। साउथ ईस्ट एशिया में केवल 1.2 लाख केसेस है और केवल 3.1% है, यानी बहुत ज्यादा अंतर है, जबकि उनका वैक्सीनेशन भी ज्यादा है। ऐसा क्यों डॉक्टर पारेख? बिल्कुल गौरव, आपने सबसे महत्वपूर्ण बात और सवाल निकाला है। देखिए, ऑफिशियल प्रिडिक्शन क्या है कि 5 लाख लोगों की मौत होने वाली है यूरोप में मार्च एंड तक। अनऑफिशियल ये है कि शायद ये 10 लाख लोगों की मौत होने वाली है। और अभी वैक्सीनेटेड लोगों में ये क्यों हो रहा है, ये लोग सोच रहे हैं। शायद दूसरे म्यूटेंट्स आ रहे हैं, वैक्सीन की एफिकेसी 100% नहीं है, और बट सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों में फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई है। देखिए, मैं 1 महीने पहले पेरिस में था और 2 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क में था जी, और मैं मेरे आंखों के सामने देख रहा था कि लोग बिल्कुल बगैर मास्क, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के, हाथ धोते कि नहीं मैं तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन बगैर मास्क और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग से घूम रहे हैं। और जो मेरे फ्रेंच होस्ट थे, मैं उनको बोल रहा था, ये मैं सितंबर की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा था कि मेरे को यह फिक्र है कि जब क्रिसमस आएगा और आप सब लोग एक दूसरे के साथ मॉल में जाने की ये करोगे, रश हो जाएगी, तो मुझे फिक्र है। मैंने सितंबर में कहा था कि मेरे यूरोप के बारे में बहुत डर है, और मैंने टीवी पे भी कहा था कि मेरे को लंदन के बारे में बहुत डर है। तो ये होने वाला ही था, और मुझे लगता है कि सबसे नंबर 1 कारण यही है कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल गए हैं, वो एकदम रिलैक्स हो गए। दूसरी चीज ये हो सकता है कि शायद वैक्सीन की एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं है, वो दूसरे कारण है। लेकिन हमको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए गौरव, और आप भी कितने बार बोल रहे हैं, मुझे लगता है आप थक गए होंगे, कि ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये जो 3 चीजें हैं, हाथ धोना, अंतर रखना, मास्क पहनना, इससे ऑलमोस्ट 100% इससे प्रोटेक्शन मिलता है। वैक्सीन से कितना मिलता है मैंने आपको बताया नंबर, तो ये कंपैरिजन ही नहीं है। हम एकदम फॉर्चुनेट है कि इतने सादे मेजर से हमको 100% इम्यूनिटी मिल सकती है, तो उसके बारे में हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर शशांक जोशी, क्या ये आपका भी मत है? नहीं डॉक्टर साहब, जैसे आप बिल्कुल नहीं थक रहे हैं, हम लोग भी बिल्कुल नहीं थक रहे हैं। हमारा बस यही प्रयास है आज तक पर कि हम सचेत करते रहे लोगों को, मास्क पहने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, दूरी बनाए रखिए, जितना भी हो जान बची रहे। जान है तो जहान है, तो ये 1 बार 2 बार 100 बार कहना होगा, ये हमारा धर्म है, हम कहते रहेंगे सर, और ये आप भी वही कर रहे हैं, और इसीलिए हम बार बार ये शो भी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर जोशी, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि यूरोप में 2.75 लाख केसेस हो गए हैं, 29,000 वहां पर मृत्यु हो चुकी है, और डॉक्टर पारेख को तो डर इस बात का है कि ये आंकड़ा वहां 5 लाख मृत्यु तक पहुंच सकता है, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो किया जा रहा है। मेरी बात यह है कि अभी भी यूरोप में डेल्टा है, और डेल्टा को ओमाइक्रॉन वाइप ऑफ कर देगा। और यूरोप और अमेरिका ने इतना अच्छी तरह से कोरोना का हैंडलिंग नहीं किया है जैसे भारत ने किया है, और भारत सरकार अभी भी तैयार है, पूरा ओमाइक्रॉन के लिए भी तैयार है। डेल्टा को तो निकाल दिया है पूरा, अभी डेल्टा की दूसरी लहर लगभग निकल गई है। टीका, मास्क के ऊपर अपने को फोकस रखना चाहिए, ट्रीटमेंट, आइसोलेशन, हमारी टेस्ट और ट्रैक स्ट्रेटेजी पे आइसोलेशन रखना चाहिए। तो हमारा पूरा विश्वास है कि भारत इससे तो बाहर निकलेगा, लेकिन पूरे दुनिया को बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और पूरे दुनिया में सबको टीका लगाना ये बहुत जरूरी है, और मास्क डालना बहुत जरूरी है। हमने यूरोप में क्लियरली देखा कि कोई मास्क नहीं डालता है। हमने विंबलडन देखा, क्रिकेट के मैच देखे, कोई मास्क नहीं डालता, ये गलत है। भारत में अभी भी हम सब मास्क डाल रहे हैं, और हमको ज्यादा उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। तो यूरोप तो गलती कर रहा था ना, वो तो दिख रहा था सबको, टीवी पे दिख रहा था सबको। तो आपके माध्यम के थ्रू यही बोलूंगा कि भारत वंश काफी आगे है इस मैनेजमेंट में। और दूसरी लहर ये आप जो कह रहे हैं, ये काफी
उत्साहवर्धक बात है भारत के लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। मतलब ये आप सबका अभिनंदन है कि आप लोग जीवन बचाने में सक्षम हो रहे हैं लोगों की, और एक और नई वेव ना आ जाए। डॉक्टर अरविंद कुमार, क्या आपका भी यही आकलन है कि भारत अगर मास्क लगाए रखे लोग और अगर हाथ धोते रहे, अगर टीकाकरण होता रहे, तो हम इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी डील कर लेंगे जैसे डेल्टा वेरिएंट को डील किया? गौरव जी, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं कि मास्क का यूज हमारे यहाँ पर यूरोप या यूएसए के मुकाबले कहीं ज्यादा है। लेकिन एक नोट ऑफ वार्निंग कि पिछले 3-4 हफ्ते में मैंने इसमें डिक्लाइन देखा है, और इसलिए आपके इस पॉपुलर शो के माध्यम से मैं पुनः सभी से अपील करूंगा कि कृपया अभी अगले चंद महीनों के लिए फिर से हम थोड़ा सा बहुत रिजिड हो जाएं मास्क के बारे में, डिस्टेंसिंग के बारे में, हाथ वॉश करने के बारे में। और जो करीब 40-50 करोड़ लोग हैं जिन्होंने पहली डोज तो लगवाई है वैक्सीन की लेकिन दूसरी नहीं लगवाई है, वो शीघ्र जाके वैक्सीन लगवा ले, क्योंकि 100% ना हो लेकिन ये ओमाइक्रॉन में कितने भी वेरिएशन म्यूटेशन क्यों ना हो, कुछ ना कुछ फायदा वैक्सीन से जरूर होगा। तो जो फायदा मिल सकता है हम उसको क्यों लूज करें? इस समय यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो हम सबका जो ये सरकार की रोको और ठोको वाली नीति है कि चाहे हाट बाजार में, और ये भी सरकार ने कहा कि चाहे हाट बाजार हो वहां पर लोगों को रोककर टीकाकरण करे, क्या अब ये एक नीति या हर घर दस्तक जाके टीकाकरण करे, क्या यही नीति अब अपनाने की आवश्यकता है? और डॉक्टर पारिक, वो जो दंडात्मक कार्रवाई की आप बात कर रहे थे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्रेहन, आपको सुनने के लिए लोग खासे उत्साहित रहते हैं, आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर त्रेहन, जो 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस भारत में भी आए हैं? बड़ी चिंता की बात है ये? बिल्कुल है। ये चेतावनी तो अब 2 दिन से आ रही थी कि इस रफ्तार से फैल रहा है दुनिया में कि हमें इस पे बिल्कुल सतर्क रहना है कि ये कहां से हमारी कंट्री में एंट्री कर रहा है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि क्या है कि आज के दिन भी इंटरनेशनल ट्रैवल चल रहा है, तो ये यकीनन जो इतनी कंट्रीज में फैला है तो वो हमारे यहाँ भी आएगा, ये तो पक्की बात है। और ये आज साबित हो गया कि ये वाकई में पहुंच गया है ऑलरेडी। नाउ इसको हमें समझना है। आज के दिन प्रॉब्लम ये है कि ओमिक्रॉन की जो कैरेक्टरिस्टिक है और वो किस तरीके से हमें अफेक्ट करेगा वो अभी स्पष्ट नहीं है। तो इसीलिए 2-3 चीजें हमें करनी है। इसको हमें समझना है कि क्योंकि इसकी जो म्यूटेशंस हुई हैं इतनी ज्यादा हुई हैं, जैसे 30 तो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन से हो गई, तो इसका जो भयंकर जो हमें खौफ है वो ये है कि अगर जो इसका R0 फैक्टर जो अभी प्रिलिमिनरी हमने दुनिया में जिसका ये अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है कि ये फैलेगा, जिसको इसका जैसे जो डेल्टा वेव आई थी उसका R0 फैक्टर 6.5 था जी। इसका कम से कम 12 to 18 होगा। तो अगर जो इतना है तो इसका मतलब जैसे ये कहीं पहुंचेगा वहां पे लोगों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलेगी। डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो इसका मतलब बहुत डरावने वाली बात है कि अगर वो चंद लोगों को होता था और ये तेजी से बहुत लोगों को होगा तो ये तो जंगल में आग की तरह फैलने का खतरा होगा इसका। यही हमें आज के दिन डर है। और दूसरा ये है कि इसकी विरुलेंस कितनी होगी ये किसी को पता नहीं है अभी कि कितना सीरियस इन्फेक्शन होगा। तो हमें इसी का ये प्रॉब्लम है कहने का कि अगर जो ये फैलता है इस तरीके से और लोगों को सीरियस इन्फेक्शन होती है तो ये वेव बहुत बड़ी हो सकती है और देन हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? एक तो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है अबाउट वेरी स्ट्रिक्ट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, और जो ये बनाया है कि जैसे ही कोई आएगा उसको अच्छी तरह से चेक, मतलब उनका RT-PCR होगा, उनको फॉलो अप किया जाएगा, और आइसोलेशन अगर जो मिलता है पॉजिटिव है तो आइसोलेशन होगा। तो ये सब मेजर तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें अपने लेवल पर एज ए
सिटीजन लेवल पे हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है। हमारी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमें पता है कि 3 मेन बिहेवियर पैटर्न है कोविड सेफ्टी का, उसको अपनाना है। वो वापस हम चले, क्योंकि लोगों ने मास्क उतार दिए थे, काफी गैदरिंग्स हो गई थी शुरू, उसको एकदम हम पुराने सिचुएशन में जैसे हमने सेकंड वेव में किया था, अभी टेम्पररीली उसको हमें बिल्कुल अपनाना चाहिए। अभी बाहर मत जाएं मास्क के बगैर, कभी क्राउडेड प्लेस में मत जाएं, डिस्टेंसिंग रखें और हैंड हाइजीन रखें। और दूसरी बात यह है कि अगर जो आपको दोनों डोज वैक्सीन के नहीं लगे हैं तो इमीडिएटली दोनों डोज लगवाएं, अपना पहला डोज लगवाएं और फिर जब नंबर आए तो लगाएं। और तीसरी बात यह है कि हमें बच्चों का बहुत फिक्र है कि बच्चों की जो वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है जी, और इसीलिए ये जरूरी है कि हम पूरा प्रयास करें कि जल्दी से जल्दी उपलब्धि हो बच्चों की वैक्सीन की। और अगर जो उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे तब हमारी सोसाइटी को पूरी राहत मिलेगी कि हम निश्चिंत हो जाएं। क्योंकि आज के दिन ऐसा लगता है कि जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी हैं उनको इन्फेक्शन हुआ भी है तो माइल्ड हुआ है जी। ये तो अच्छी बात है। क्या बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ सकती है? और सरकार का आपकी दृष्टि में लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या सरकार का लक्ष्य यह होना चाहिए कि जो सेकेंड डोज अभी 40-45% के आसपास है उसको पहले 80-90%, 100% तक ले जाए, या साइमल्टेनियसली फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, इमरजेंसी वर्कर्स, उनको बूस्टर डोज भी लगने लगे? देखो, आज के दिन आप अगर जो देख रहे हो, बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी सारी वैक्सीन अभी है जो एक्सपायरी डेट तक पहुंच रही है। अगर जो ऐसा है और जो डिमांड वैक्सीनेशन की पूरी हो रही है, जो फर्स्ट और सेकंड डोज की डिमांड पूरी हो रही है, और ये जो एक्स्ट्रा वैक्सीन है इसको तो इमीडिएटली बूस्टर की तरह लगा देना चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स को। कि अगर जो किसी वजह से ये फैल गई और इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फिर से वही करना पड़ा जो पहले किया था, तो उनकी बहुत जरूरत होगी। अगर जो उनमें बीमारी फैल गई तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा हमें। तो जैसे अपनी आर्मी को तैयार करना है वैसे ही हमें अपनी फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर जैसे ही एक्स्ट्रा वैक्सीन मिलती है वो एज बूस्टर डोज के हिसाब से दे दी जाए, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन जो है वो 8-9 महीने पुरानी है। हमारे को तो सेकंड डोज फरवरी में ही लग गया था जी, तो अब तो हम 10 महीने में पहुंच रहे हैं। तो इसीलिए ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन ये सारी दुनिया ने शुरू कर दिया है। सारी दुनिया में ये जाहिर हो गया कि प्रोटेक्शन के लिए बूस्टर डोज की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कुछ लोग ये कहें कि 29 देशों में, विश्व के 29 देशों में केवल 375 या 373 केसेस हैं, क्या हम जल्दी पैनिक कर रहे हैं? क्या हम पैनिक कर रहे हैं या हम सचेत हो रहे हैं, हम अवेयर हो रहे हैं कि खतरा बढ़ सकता है? देखो, ऐसा है कि अगर जो हम पैनिक वो होता है जिसमें संतुलन खराब हो जाए या आदमी घबरा जाए। घबराना नहीं है, हमें सीरियसली लेना है। इस पे पूरी चिंता जतानी है। क्यों? कि अगर जो हम गलत हुए तो ये बहुत बहुत हावी पड़ेगा सारे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए। तो इसीलिए अगर जो हम चिंतित हैं और सारे मेजर्स आज ले रहे हैं तो उसमें क्या फायदा है कि अगर जो नहीं आएगा तो बहुत अच्छा, हमारा क्या नुकसान हो गया? हम तो सिर्फ केयरफुल हुए ना जी। तो प्रिवेंशन, जैसे कहते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। वो इस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम अगर जो अभी से कंट्रोल रखेंगे तो हमारे को बहुत राहत मिलेगी। अगर जो अब लापरवाही करी और पब्लिक ने इस पे ऊपर ध्यान नहीं दिया, सतर्क नहीं रहे हम, तो हमें बहुत किसी दिन हैवी प्राइस पे करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें तेजी से लोगों की मृत्यु भी हो रही थी, बीमार पड़ रहे थे और मृत्यु हो रही थी। एक समय तो ऐसा आया, जैसा सेकेंड वेव में हम लोग सब ने देखा कि अंत्येष्टि के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। लेकिन क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट इन्फेक्शियस तो है लेकिन मोर्टेलिटी का कोई खतरा? अभी तो जल्दी दिन है, ये जिसको कहते हैं अर्ली डेज में हमारे पास डेटा ही नहीं है।
सभी ये कह रहे हैं दुनिया में कि देखो आप सावधान हो जाओ, जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि इसका कैरेक्टर क्या है और ये कितनी तबाही करने जा रहा है हिंदुस्तान में। इसीलिए मैं ये देखना चाहता हूं कि हम सब इसको सीरियसली लें, जब तक हमें पता लग जाए कि हाँ इसका ये सीरियस प्रॉब्लम करेगा, माइनर करेगा, माइल्डर करेगा, उस हिसाब से हमें मेजर्ड रिस्पॉन्स करनी है। पर जब तक ये नहीं पता कितना खतरनाक है, उस हिसाब से हमें पूरा प्रिकॉशन करना चाहिए कि ये ऐसा ना हो कि हम अंडर प्रिपेयर्ड हो। ये नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर त्रेहन, आपको लोग लाखों की संख्या में देखते हैं, सुनते हैं, अनुसरण करते हैं जो आप कहते हैं। आपकी दृष्टि में यह रामबाण क्या है? इसके लिए क्या एहतियात बरते जाएं कि लोग सुरक्षित रहे, और इसमें क्या सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा खतरा है, बच्चों को या युवा वर्ग को भी? देखो, खतरे की बात जो है वो तो पहले भी स्पष्ट हो चुकी कि जिनको जो एल्डरली और कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि अगर जो उनको लगता है तो उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, तो उनकी लड़ाई जो है वायरस के साथ कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए हमें अपने आप को ही नहीं, अपने फैमिली में बुजुर्गों को, अपने बच्चों को, सबको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बच्चों को तो अभी प्रोटेक्शन है ही नहीं। बच्चों के लिए वैक्सीन की जरूरत है, और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है कि मेक श्योर कि सबको वैक्सीनेशन लग चुका है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे हाथ में। दूसरा रामबाण है, जो पहली बात ये जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, और दूसरा है वैक्सीन। अगर जो दोनों पे हम पूरा अमल करेंगे तो ये है कि यकीनन अगर जो तीसरी वेव आई भी तो वो माइल्डर होगी, जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर जो ये तेजी से आई तो काफी नुकसान कर जाएगी हिंदुस्तान का। हम अभी भी दूसरी वेव से जूझ रहे हैं। कई लोग बेचारे बेनौकरी, बेघर हुए में, उनके लिए और भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वार्निंग बड़ी क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पैनिक नहीं, बड़ा सीरियसली लेना है। पैनिक नहीं, लेकिन सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सुरक्षा और सावधानी में ही सेहत है। डॉक्टर नरेश त्रेहन, आप आज तक पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक, डॉक्टर शशांक जोशी और डॉक्टर अरविंद कुमार भी जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।